हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का यह हमारा 6वां वीडियो लेक्चर है। इससे पहले तक के हम क्लास में समानता का अधिकार तक पढ़ चुके हैं। हमारे जो वर्तमान में 6 प्रकार का जो हमारे पास जो मौलिक अधिकार है, जिसमें से पहला जो मौलिक अधिकार जिसे हम बोलते हैं समानता का अधिकार, जो मुख्य रूप से 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक उल्लेखित है, यह हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसका जो उल्लेख आपका अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक किया गया है, और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में किया गया है। तो आज के वीडियो में हम इन सभी चीज़ों का चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जिसका उल्लेख अनुच्छेद आपका 19 से लेकर 22 तक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करें अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक हमारा जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम सबसे पहले अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 19(1। ठीक है, तो अनुच्छेद 19(1 के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या प्रावधान किया गया है, इसका हम चर्चा करें। तो इसके अंतर्गत बताया गया है आपका कि भारत के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किसकी स्वतंत्रता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब ये बात आता है कि अभिव्यक्ति जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है। अभिव्यक्ति का मतलब ये होता है कि आपके मन में जो भी भाव है, इसको हम किसी भी माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। सरकार के समक्ष या किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष हमारे मन के भाव को प्रकट करने से संबंधित जो अधिकार हमें दिया गया है, उसको हम बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जैसे कि हम अनुच्छेद 19(1 के तहत क्या क्या कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 19(1 के तहत हमें मुख्य रूप से बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है। किसकी स्वतंत्रता है? बोलने की स्वतंत्रता। और साथ ही साथ आप बता सकते हैं कि इसी अनुच्छेद में हमें प्रश्न पूछने की भी स्वतंत्रता दी गई है। और प्रश्न पूछने से संबंधित एक कानून आपको याद रखना है, जिसे हम बोलते हैं RTI। जैसे देख सकते हैं, RTI का जो अर्थ होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। यदि आपको किसी भी चीज़ की सूचना प्राप्त करना है, तो आप किसी भी सरकारी दफ्तर में RTI लगा सकते हैं, और RTI लगाकर आप किसी भी सरकार से संबंधित जो भी दस्तावेजें हैं, उनकी सूचना यहाँ से ले सकते हैं। तो ये जो अधिकार हमें दिया गया है, किसके तहत दिया गया? अनुच्छेद 19(1 के तहत हमें जो आज़ादी दी गई है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, उसके तहत हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इसके तहत हमें भारत देश में बोलने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हमें और क्या चीज़ बताया गया है। तो हम यहाँ पास एक लाइन जो लिखा है, ध्यान देंगे कि हम मौन रहकर अपने अभिव्यक्ति को भी प्रकट कर सकते हैं। जैसे हमारे मन में किसी के प्रति दुख है, तो हम मौन रहकर भी उसको प्रकट कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 19(1 के तहत ये काम किया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19(1 के तहत हम मौन रहकर भी अपने अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं। साथ ही साथ अनुच्छेद 19(1 में जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से प्रेस, जिसे हम मीडिया कहते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता बताई गई है। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रेस जो है, प्रेस को भारत देश के अंतर्गत स्वतंत्रता प्राप्त है, और प्रेस अपने अभिव्यक्ति को किसी भी रूप में प्रकट कर सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है मुख्य रूप से कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो आपको टिक लगाना है, अनुच्छेद 19(1 में ये उल्लेखित है। ठीक है, तो प्रेस की स्वतंत्रता आपको ध्यान में रखना है। इसी अनुच्छेद 19(1 में अभिव्यक्ति के अंतर्गत हम और क्या कर सकते हैं। यदि मान लो हमें किसी नेता का काम पसंद नहीं आता है,
तो हम अपने अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए उसका पुतला वगैरह जो जलाते हैं, ये भी अनुच्छेद 1 के तहत हमें स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19(1) के तहत हम किसी भी नेता या किसी भी व्यक्ति का पुतला जला सकते हैं जिसका हम विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19(1) में हमें मुख्य रूप से भारत के अंतर्गत किसी भी जगह पर झंडा लहराने की भी आज़ादी दी गई है, क्योंकि हमारा जो अभिव्यक्ति है, हमारे मन के अंदर जो भाव है देश प्रेम को लेके, हमारे मन के भाव को हम फ्लैग को फहराकर अपने मन के भाव को प्रकट कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति है हमारा। तो अभिव्यक्ति के अंतर्गत ही हम बता सकते हैं कि हम देश के किसी भी क्षेत्र में या हमारे घरों में या अन्य किसी भी दफ्तर में तिरंगा झंडा लहरा सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कभी भी कि इंडिया का मैच हो रहा है और इंडिया जीत गया, तो आप खुशी से झंडा लहराते हैं। तो ये हमारे एक प्रकार की आज़ादी है। ठीक है, और यह आज़ादी हमारे किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19(1) में ये बताया गया है। तो ये सभी जो चीज़ें थी आप देख सकते हैं, जिसमें हम देखें सबसे पहले अनुच्छेद 1 के तहत हमें बोलने और प्रश्न पूछने का अधिकार देखने मिला। ठीक है, दूसरा चीज़ मौन रहकर भी हम अपने अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं। तीसरा चीज़ प्रेस की जो स्वतंत्रता है ये भी अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल है। किसी व्यक्ति का काम पसंद नहीं आता, किसी नेता का, तो हम उसको पुतला जला सकते हैं, ये भी हमारी अभिव्यक्ति को प्रकट करना ही है। और हम भारत देश के अंतर्गत किसी भी दफ्तर में किसी भी जगह झंडा लहरा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये सब सारे चीज़ अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही हम और आगे बात करते हैं। तो अनुच्छेद 19(1) के बाद आता है हमारा अनुच्छेद 19(2). अनुच्छेद जो 19(2) है, इसके तहत हमें देखते हैं कौन सी स्वतंत्रता हमें प्राप्त है भारत देश के अंतर्गत। तो आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 19(2) में ये लिखा है कि शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। यदि आप चाहते हैं कि किसी विषय को लेके गांव में या कहीं पास भी सभा करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि वो सभा क्या होना चाहिए? शांतिपूर्ण तरीके से। उस सभा में किसी भी प्रकार का हथियारों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं इमेज में कि इस प्रकार से आप सभा कर सकते हैं, चाहे गांव में हो या कहीं भी हो। ये हमारी आज़ादी है। किस अनुच्छेद के तहत आज़ादी दिया गया हमें? तो अनुच्छेद 19(2) के तहत ये हमें आज़ादी दिया गया है कि आप कहीं भी सभा कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखकर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमारा जो अनुच्छेद 19 की जो धारा 3 है, इसमें हम देखते हैं कि हमें किस प्रकार की आज़ादी दी गई है, किस प्रकार की स्वतंत्रता हमें है। तो अनुच्छेद 19(3) में आपको यह बताया गया है कि आप संघ बना सकते हैं देश के अंतर्गत। आप यदि कुछ संघ तैयार करना चाहते हैं, कुछ संघ बनाना चाहते हैं, तो आप जरूर बना सकते हैं, क्योंकि हमें आज़ादी है इस प्रकार का। अनुच्छेद 19(3) के तहत ये आज़ादी दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19(3) क्या है? तो आपको याद रखना है कि भारत देश के अंतर्गत हम किसी प्रकार का संघ बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं और कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19(3) के तहत हमें प्राप्त है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19(3) के बाद हमारा जो है वो है अनुच्छेद 19(4). अनुच्छेद 19(4) के तहत देखते हैं हमें किस प्रकार की आज़ादी है। तो अनुच्छेद 19(4) में बताया गया है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। किसकी स्वतंत्रता है? आवागमन। आप जैसे मान लो कि किसी भी स्टेट में रहते हैं, जैसे हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ के अलावा हम किसी अन्य स्टेट में जाना चाहते हैं, अन्य राज्य में जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल जा सकते हैं। इस पर हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमें 19(4) के तहत आवागमन की क्या है बता दो, स्वतंत्रता प्राप्त है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19(4) क्या है बता दीजिए। तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अनुच्छेद 19(4) के बाद हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 19(5). अनुच्छेद 19(5) में जो हमें स्वतंत्रता दी गई है वो है
कि हम भारत देश के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं या किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं। इसकी हमें आज़ादी है पूर्ण रूप से अनुच्छेद 19(5) के तहत। याद रहेंगे सभी को। तो अनुच्छेद 19(5) क्या बता दो, तो किसी भी क्षेत्र में निवास या बसने की स्वतंत्रता हमें दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत, तो 19(5) के तहत। आ रहा सभी को समझ में। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट जो है हमारा अनुच्छेद 19(6). वर्तमान में ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19(6) है, इसमें देखते हैं कि क्या चीज के बारे में उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 19(6) या 19(f) का हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से संपत्ति का अधिकार उल्लेखित था। देखो मैं उल्लेखित था बोल रहा हूं, मतलब ये वर्तमान में इस अधिकार को हटा दिया गया है। पहले टोटल हम बात करते तो 7 प्रकार की हमें स्वतंत्रता का अधिकार था, जिसमें से एक जो हमारा स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जो है संपत्ति का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत या स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत इसे हटा दिया गया है। ठीक है। तो किस संशोधन के माध्यम से हटाया गया, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो 44वां संविधान संशोधन है जो 1978 में किया गया था, इसके तहत आप देख सकते हैं संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है। तो मौलिक अधिकार को किस में बदल दिया गया बता दो, विधिक मतलब कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो वर्तमान में संपत्ति रखना एक प्रकार का कौन सा अधिकार में आता है बता दो, तो कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलो अब बात आता है कि अनुच्छेद 19(6) से तो वो संपत्ति के अधिकार को हटा दिए हैं, तो इसको रखे कहाँ है, किस अनुच्छेद में इसको डाला गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो वर्तमान में ये जो है आपका अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत शामिल है, जो एक प्रकार का विधिक या कानूनी अधिकार में आता है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 300 का। पहले किस अनुच्छेद में था, तो अनुच्छेद 19(6) में था, और वर्तमान में ये अनुच्छेद 300 का में है, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हटाया गया है। ठीक है। आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 7वां नंबर का जो मौलिक अधिकार था वो है हमारा अनुच्छेद 19(7). ठीक है। अनुच्छेद 19(7) में हमें किस प्रकार की आज़ादी दी गई है, तो वो है हमारा किसी भी व्यक्ति को व्यापार एवं आजीविका चलाने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी प्रकार का व्यापार करें, आपको देश में कोई नहीं रोक सकता। आप जो व्यापार करना चाहते हैं वो व्यापार कर सकते हैं, लेकिन वो गैर कानूनी ना हो, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और ऐसा व्यापार करें जिससे आपकी आजीविका चल रही है, तो वैसा व्यापार आप देश में कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है वो व्यापार आप कर सकते हैं। किस अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान है, तो अनुच्छेद 19(7) में ये हमें बताया गया है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मुख्य रूप से टोटल 7 प्रकार की स्वतंत्रता, जिसमें से हम देखें 6वें नंबर का जो संपत्ति का अधिकार था इसको अब हटा दिया गया है। तो 7 से घटकर अब कितना हो गया है, मुख्य रूप से 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें दिया गया है। आ रहा समझ में। चलो तो ये वो हमारा हो गया अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो भी हमें आज़ादी थी उसके संबंध में, ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलो तो कुल मिला के अनुच्छेद 19 अभी हमारा हुआ है। हम यदि बता दें कि हम जब ये वर्तमान में स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे हैं, और स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक के अनुच्छेद आते हैं, और अभी हमारा केवल कौन सा अनुच्छेद कंप्लीट हुआ, अनुच्छेद 19, और उसकी समस्त धाराएं हम पढ़ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब अनुच्छेद 20 की ओर। ठीक है। चलो तो अनुच्छेद 20 में हम देखते हैं ध्यान से। तो अनुच्छेद 20 क्या है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 20 में आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा है कि हम मुख्य रूप से अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धिकरण कर सकते हैं। अपराधों के लिए क्या कर सकते हैं, दोष सिद्धिकरण कर सकते हैं। अब ये क्या है उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। तो इसमें देखो लिखा है अनुच्छेद 20 में ये प्रावधान है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धिकरण के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें दिया गया है। और ये जो शब्द है इसके तहत हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की स्वतंत्रता जो दी गई है उसको आपको ध्यान में देना है। ठीक है।
तो सबसे पहले हम बात करें दोष सिद्धिकरण में आपको कुछ कुछ अधिकार है, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सजा दिया जा सकता है, ये नियम है, ये ध्यान में रखना है। यदि मान लो कि कोई एक अपराध किया तो एक ही बार उसको दंडित करेंगे, एक ही अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं कर सकते, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मान लो कि आपके ऊपर कुछ केस दर्ज हुआ, इसका सजा काट के आप आ चुके हैं वापिस, और फिर यही सजा इसी केस पर दोबारा आपको सजा न्यायालय नहीं देगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आप एक बार उसका सजा काट चुके हैं तो दोबारा उसी केस के लिए आपको दंडित नहीं किया जाएगा, इस बात को यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। आ रहा समझ में? तो ये क्या चीज है? तो ये एक प्रकार का इसी बोलते हैं दोष सिद्धिकरण। समझ आ रहा है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धिकरण के अंतर्गत पहला नियम आपको याद रहेगा, क्या है बता दीजिए। तो आपको बताना है कि एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सजा हो सकता है, दोबारा कभी सजा नहीं होगा। उसी अपराध के लिए अगर कोई दूसरा अपराध करते हैं तो सजा होगा, लेकिन वही अपराध को दोबारा यहाँ न्यायालय में नहीं लाया जाता। आ रहा बात समझ में? चलो, दोष सिद्धिकरण के अंतर्गत दूसरा हम जब बात करते हैं तो इसमें लिखा है अपराध करने के समय जो कानून है उसी कानून के तहत ही आपको सजा सुनाई जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखना। जैसे मान लो कि आज आप पे कोई केस दर्ज होता है तो आज के डेट में जो नियम है उस अपराध के लिए जो सजा है वही सजा आपको मिलेगा। अगर मान लेते कि आज आप अपराध किए और कल नया कानून बन गया उसी के लिए, तो कल जो नया कानून बना है वो आप पर लागू नहीं होगा। आप जिस दिन गिरफ्तार हुए हैं उसी दिन के हिसाब से आपको सजा सुनाया जाता है कभी भी। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आज एक मतलब जिस समय का कानून है उसी समय पर किस आधार पर सजा होगा और आगे हम नया कानून बना के उसको दंडित नहीं कर सकते, ऐसा अनुच्छेद 20 के दोष सिद्धिकरण में बताया गया है। ठीक है, चलो तीसरा चीज इसमें जो है दोष सिद्धिकरण के अंतर्गत ये लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के, ध्यान देंगे सभी लोग, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते अपन। जैसे कभी पहले होता था कि मार पीट कर या किसी भी तरीके से उस पर जुल्म छाकर उसको जबरदस्ती अपने खिलाफ गवाही दिलवा देते थे, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान रखना, ये एक प्रकार का कानूनी अपराध है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। न्यायालय में वो जाएगा तो अपनी स्वेच्छा से जो बोलना चाहता है बोल सकता है, किसी के दबाव में आकर कुछ नहीं बोलेगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो वही चीज बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रावधान किया गया अनुच्छेद 20 के दोष सिद्धिकरण वाले विषय के संबंध में। तो दोष सिद्धिकरण में हम देख चुके हैं 3 प्रकार की जो हमें स्वतंत्रता दिया गया है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। तो पहला क्या देख लो, तो पहला लिखा है एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगा। दूसरा है अपराध करने के समय जो कानून है वही कानून उस पर लागू होगा। और तीसरा स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो ये 3 स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 20 के तहत दोष सिद्धिकरण के संबंध में दिया गया है। याद रहेगा सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमारा जो नेक्स्ट जो अधिकार है वो है हमारा अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 में आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 21 के तहत हमें मुख्य रूप से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। समझ आ रहा है कि आपके प्राण और आपकी दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस तहत है? आपका अनुच्छेद 21 के तहत। इसके तहत आपकी प्राणों की रक्षा के लिए आपको स्वच्छ वातावरण देना ये सरकार का एक कर्तव्य है, मुख्य रूप से कि स्वच्छ पर्यावरण, सही आपका हेल्थ, इस चीज को ध्यान रखा जाता है। क्योंकि जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो हमें अधिकार दिया गया है, तो हमें प्राणों की रक्षा के लिए हमें स्वच्छ पर्यावरण देना, सही हेल्थ देना, ये सब चीज को देखा जाता है अनुच्छेद 21 के तहत। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आपका स्वच्छ पर्यावरण नहीं मिल रहा है, तो आप सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आ रहा बात समझ में आता है? चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।
आगे आता है हमारा अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 देख चुके हैं। अनुच्छेद 21 क्या है बता दो? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 21 जो क है, इसके अंतर्गत देख सकते हैं, आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये हमारा है मुख्य रूप से शिक्षा के अधिकार से संबंधित। ठीक है। और शिक्षा के अधिकार में क्या बताया गया, तो आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 21 का में उल्लेखित है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे होंगे, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे होंगे, उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ये उनका एक प्रकार का मौलिक अधिकार है इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 21 क के तहत। आप सभी को याद रहेगा। और इस अनुच्छेद को कब जोड़ा गया संविधान में, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद के आगे कुछ क शब्द है जो अलग से जोड़ा जाता है, तो इस तरह से लिखा जाता है। तो शिक्षा संबंधी जो अधिकार है बच्चों के लिए, इसको जोड़ा गया था आपका 86वां नंबर का संविधान संशोधन किया गया था। जब भी संविधान संशोधन करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ क्रमांक देते हैं। तो ये हुआ था 86वां नंबर का संशोधन है, और यह संशोधन हुआ था सन 2002 में। ठीक है। तो सन 2002 में ये प्रावधान आपको देखने मिलेगा कुल मिला के। ठीक है। तो अनुच्छेद 21 का सभी को याद रहेगा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। आगे बढ़ते हैं। इस अनुच्छेद को 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के तहत जोड़ी गई है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये भी हमारा स्वतंत्रता का ही अधिकार है, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। तो हम अनुच्छेद 21 तक आ चुके हैं। अब आते हैं अंतिम जो है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो लास्ट अनुच्छेद है, वह अनुच्छेद 22। ठीक है। चलो ध्यान से समझते हैं। अनुच्छेद 22 के तहत देख सकते हैं, आपको चित्र में दिख रहा होगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ दशाओं में हम मुख्य रूप से गिरफ्तारी का विरोध कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिरफ्तारी का विरोध कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 22 के तहत। तो ऐसा क्या क्या होगा हमारे खिलाफ जिसके तहत हम गिरफ्तारी का विरोध कर सकते हैं, तो उसी चीज को हम समझेंगे अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। तो ध्यान देंगे सभी लोग। तो अनुच्छेद 22 क्या है बता दो? तो इसमें लिखा है कुछ दशा में गिरफ्तारी का विरोध। तो इसमें हम देखते हैं मुख्य रूप से, अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से, यहाँ पर ध्यान में रखना है, किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जाता है, जबरदस्ती किसी व्यक्ति को हम हिरासत में ले रहे हैं, तो मनमाने ढंग से हिरासत में लेते हैं, तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता है इस संबंध में अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी के विरोध में। और ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है, इसको हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 22 में। तो सबसे पहला यह है हमारा कि हिरासत में लेने का कारण, हिरासत में जैसे कोई लिया जा रहा है तो हिरासत में लेने का कारण हमें बताना पड़ेगा। अगर कारण नहीं बताया जा रहा है कि हमें हिरासत में क्यों लिया जा रहा है, तो हमें कोई व्यक्ति हिरासत में ले ही नहीं पाएगा, याद रखेंगे। ठीक है। क्योंकि अनुच्छेद 22 में साफ साफ लिखा, आपको देख सकते हैं कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो अनुच्छेद 22 का उल्लंघन माना जाता है। ठीक है। इसी के बाद हम बात करते हैं गिरफ्तारी के विरोध को लेके। दूसरा जो चीज़ है हम बात करेंगे, यदि कोई मनमाने ढंग से गिरफ्तारी किया है तो उसके संबंध में हम ये बता सकते हैं कि हमें 24 घंटे के अंदर, नियम होता है कि 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा जिसे भी हिरासत में लिया गया है। तो जिस व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है उसको कितने घंटे के भीतर बता दो? तो 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करेंगे। लेकिन इसमें जो आने जाने का जो समय होगा उसको इस 24 घंटे में काउंट नहीं किया जाएगा। 24 घंटे में काउंट केवल किसको करेंगे? आने जाने के समय को छोड़कर, उसको जब हिरासत में लिए हैं उस समय से लेंगे 24 घंटा तक, और आने जाने के समय को इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। तीसरा चीज इस अनुच्छेद में है कि अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो वो क्या हो सकता है, अपने मनपसंद वकील का सलाह भी ले सकता है। अगर इस हिरासत में लिया गया है और उसको लगता है कि हमें इस वकील से सलाह लेना है कि हमें कैसे रिहा होना है, कैसे जमानत लेना है, तो इस संबंध में वो सलाह ले सकता है। ऐसे इसको पूर्ण अधिकार होता है, जिसे भी हिरासत में लिया गया व्यक्ति उससे हम ये कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 22 तक कंप्लीट। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 के आपको समझ में आ चुका था। और अनुच्छेद 19 से जो 22 तक का जो अनुच्छेद है किससे संबंधित है, तो यह आपका स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा स्वतंत्रता का अधिकार कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं मुख्य रूप से
जो हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा नंबर का जो हमारा अधिकार है वो क्या बता दो, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें दो ही अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़े थे कौन सा अधिकार, वो था हमारा समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार था, और समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक था, तो आपको बताना अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक। दूसरा जो हम पढ़े मुख्य रूप से वो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो कहाँ से कहाँ तक पढ़े, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। और अब हम पढ़ रहे हैं मुख्य रूप से शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें मात्र दो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ठीक है, तो ये दोनों अनुच्छेद को समझते हैं ध्यान से। चलो, तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 23 का धारा 1 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 23 का जो धारा 1 है, इसमें लिखा है कि मानव के दुर्व्यापार, दुर्व्यापार का मतलब कि मानव का जो मुख्य रूप से जो तस्करी होता है, मानव तस्करी, इसका मतलब है कि मानव का जो खरीदी बिक्री है वो भी मुख्य रूप से इसमें बच्चे और स्त्रियों को बस शामिल किया गया है, कि बच्चे और स्त्रियों को यदि कोई खरीदी बिक्री करता है तो अनुच्छेद 23 का जो धारा 1 है उसके तहत वो कानूनी अपराध माना जाएगा। ना तो दुर्व्यापार कर सकता है, ना तो मानव का तस्करी कर सकता है। इसी अनुच्छेद में बताया गया कि हम किसी व्यक्ति को बेगारी नहीं करा सकते। क्या नहीं करा सकते, बेगारी का मतलब ये होता है कि आप किसी व्यक्ति को दिन भर काम कराए और उसके बदले में जो उनको पैसा मिलना था, लेकिन हम उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बेगारी कराना। क्या बोलते हैं, इसी को बेगारी नहीं करा सकते। साथ ही साथ किसी व्यक्ति को हम बंधवा मजदूर के रूप में भी काम नहीं करा सकते। दिन रात उससे जबरदस्ती जो काम करा रहे हैं, थक गया फिर भी उसको मार पीट के हम काम करवा ही रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बंधवा मजदूर। तो ऐसा हम काम नहीं करा सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ बलात् श्रम, बलात् श्रम का मतलब होता है बलपूर्वक कार्य। हम बलपूर्वक कार्य किसी भी व्यक्ति को नहीं करा सकते। यदि ऐसा कराते हैं तो ये कानूनी अपराध होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 का जो धारा 1 में किन किन चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। पहला, मानव के दुर्व्यापार, तस्करी, बेगारी, बंधवा मजदूर, बलात् श्रम, तो ये सब पर प्रतिषेध है अनुच्छेद 23 का धारा 1 के तहत, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 23 का जो धारा 2 है, इसमें लिखा है कि हम बलात् श्रम करा सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में। जैसे कि यदि कोई काम राष्ट्रीय हित का है, जैसे मान लो कि आपके घर के सामने से सड़क बन रहा है, अब इस सड़क के संबंधित कुछ हेल्प करना है तो हम कर सकते हैं, राष्ट्रीय हित का है चीज। यदि कुछ मान लो कि कुछ राष्ट्रीय हित के संबंध में कुछ कार्य हो रहा है तो उसमें हम भाग ले सकते हैं ताकि हमारा देश आगे बढ़े, तो ये सब होता है राष्ट्रीय हित। तो राष्ट्रीय हित के संबंध में बलात् श्रम करा सकते हैं। या देश में मान लो आपातकाल लगा है और हमारे देश को व्यक्तियों की आवश्यकता है, सैनिकों की जरूरत है, तो या कुछ कार्य कराना है तो सरकार हमें काम करा सकता है। किसमें ऐसा लिखा, अनुच्छेद 23 का धारा 2 में। ठीक है, तो राष्ट्रीय हित का मामला हो या इमरजेंसी का मामला हो, आपातकाल आपको ये पता ही होगा, अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगता है, आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, उस समय बलात् श्रम कराया जा सकता है। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 23(2) के अंतर्गत। ठीक है, चलो, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमारा अनुच्छेद 23 कंप्लीट हो गया, सबको समझ में आ चुका होगा। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत 2 धारा आपको पढ़ना है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 24 की ओर। तो अनुच्छेद 24 को हम देखते हैं, तो इसमें देखते हैं क्या प्रावधान है। तो आप चित्र में देख सकते हैं ध्यान से। अनुच्छेद 24 में आपको ये देखने मिलता है कि हम बाल श्रम नहीं करा सकते कभी भी। क्या नहीं करा सकते, बाल श्रम। बाल श्रम का मतलब क्या होता है कि आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम भरा काम नहीं करा सकते, जिसमें उनके जान को खतरा है, ऐसा काम नहीं करा सकते। ऐसा अनुच्छेद 24 में लिखा है। अगर आप कहीं देखते हैं ऐसा तो उनको रोकिएगा कि ऐसा कराना प्रतिबंधित है, कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हम कहीं काम नहीं करा सकते, क्योंकि यह हमारा संविधान में लिखा हुआ प्रावधान है। ठीक है, चल, तो इसमें देखो क्या लिखा है। अनुच्छेद 24 क्या है, तो बाल श्रम पर प्रतिषेध। ठीक है, कि बच्चों से हम कार्य नहीं करा सकते, और नियम कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चों को कारखानों, मुख्य रूप से हम बात करें कारखानों में,
खदानों में या किसी भी जोखिम भरा काम नहीं करा सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 में हम देखे थे, और अनुच्छेद 24 से। दोनों अनुच्छेद हमारा कौन सा है आपका, मुख्य रूप से शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो हमें प्राप्त है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो कंप्लीट, जिसमें हम मुख्य रूप से अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक पढ़े स्वतंत्रता तक का अधिकार, और अनुच्छेद 23 और 24 से पढ़े शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आप सभी को समझ में आया होगा, या समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी चीज़ में डाउट होगा या कोई प्रश्न पूछना होगा तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसे लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे वीडियो को यदि पहली बार देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाएगा, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मेरे चैनल का जो नाम है वह है आपका, मेरे चैनल का नाम है भीम सर के नाम से मेरा चैनल है। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को आप सर्च कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके रखेंगे। डेली संविधान से रिलेटेड कंटिन्यू में वीडियो डलते रहेगा, तो आप यदि अभी सब्सक्राइब करेंगे तो धीरे धीरे करके आपका पूरा संविधान का हर एक अनुच्छेद आपको कंटिन्यू पढ़ने मिलेगा। ठीक है, यदि आज हम जो वीडियो में पूरे कंप्लीट जो चीज़ पढ़े हैं उसका यदि आपको PDF चाहिए, इसी का ही टेस्ट सीरीज चाहिए, तो उसके संबंध में कुछ जानकारी है वो आपको याद रखना है। तो हमारी संस्था का नाम है कैरियर एकेडमी। इस संस्था के द्वारा चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चालू किया गया है। इसमें क्या चीज़ का टेस्ट लिया जाता है, तो जो आप आज वीडियो देखे हैं, आप जो वीडियो देखे हैं इसके संबंध में आपको यदि आपको टेस्ट दिलाना है, ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट दिलाना है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और आज जो हम वीडियो देखे हैं, यदि उसका आपको PDF चाहिए होगा, नोट्स बनाने के लिए PDF चाहिए होगा, तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना होगा। तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के 2 फायदे हैं। पहला कि आप जो वीडियो देखे हैं उससे संबंधित आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चनों का जो एग्जाम में पूछा गया है, और साथ ही साथ उसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखो कैसे प्राप्त करेंगे, ध्यान देंगे। तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद आप रेलवे, बैंक, SSC, PSC, व्यापम, ये सभी एग्जामों का तैयारी आसानी से कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के फायदे देख लेते हैं। आपको सभी विषयों का PDF नोट्स दिया जाएगा, सभी जो भी वीडियो हम देख रहे हैं उसका चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लिया जाएगा, और साथ ही साथ आपके मोबाइल में वीडियो लिंक डेली अपलोड कर दिया जाएगा। अगर घर बैठे तैयारी को मजबूत और अच्छा बनाना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में आपको लिखना होगा ज्वाइन टेस्ट सीरीज, तो आपके किस तरीके से ज्वाइन होगा आपका पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगा। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए कुछ न्यूनतम शुल्क रखा गया है। आपको मात्र प्रति माह 400 रुपये पे करके इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब तक चलेगा तब तक प्रति माह 400 रुपये आपको पे करना होगा। ठीक है, यदि आप वीडियो को कभी भी देख रहे होंगे, वीडियो जैसे आज जो बन रहा है आप कभी देखेंगे, तो इसका PDF भी यदि प्राप्त करना होगा तो आप हमें इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो संस्था है कैरियर एकेडमी, इसका ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं मुख्य रूप से, जिसमें रेलवे, बैंक, SSC, PSC आपको हर एक प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कराया जाता है। हमारे ऑफलाइन क्लास का जो समय है सुबह 8 से 10:30 बजे तक और सुबह 11 से 2 बजे तक, और हमारा जो पता है वो है रेलवे इंस्टीट्यूट, रेलवे स्टेशन के सामने, वार्ड क्रमांक 26, दल्ली राजरा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। और अन्य जानकारी के लिए हम इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।